हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल केस स्टडी। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पर आपको इम्पॉर्टेंट केस लॉ की डिटेल वीडियो मिल जाएगी और लॉ से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आपको लीगल केस स्टडी पे मिल जाएंगे। तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। तो आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ के बारे में। एक ऐसा केस जिसने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 21 यानी कि जीने के अधिकार की परिभाषा को ही बदल कर रख दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस की। ऑल इंडिया रिपोर्टर 1978, सुप्रीम कोर्ट, केस नंबर 597। 7 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी। तो सबसे पहले हम इस केस का इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, इट मीन्स नो वन शैल बी कंडेम्ड अनहेयर्ड, there shall be fairness on the part of the deciding authority. According to the principle, reasonable opportunity must be given to a person before taking any action against him. तो यहाँ पे सबसे पहले नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल की बात की गई है, जिसमें कि न्यूमो जुडेक्स कॉजस हुआ और ऑडी अल्टरम पार्टम आता है। न्यूमो जुडेक्स कॉजस हुआ का मतलब होता है कि नो वन कैन बी हेयर हिज ओन केस, मतलब कि कोई भी ऐसा पर्सन जो है खुद ही अपना केस नहीं सुन सकता जिसके खिलाफ ही वो केस चल रहा हो। और सेकंड जो है नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल कहता है कि ऑडी अल्टरम पार्टम, यानी कि हेयर द बोथ साइड, मतलब कि दोनों पक्षों को सुने बिना आप जो है फैसला नहीं दे सकते किसी भी केस में। अगर दिया जाता है तो वो नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन होता है। सेकंड है पासपोर्ट एक्ट 1967 सेक्शन 10। तो इस केस में जो इंपॉर्टेंट सेक्शन आएंगे उसको हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन में डिस्कस कर रहे हैं। तो पासपोर्ट एक्ट का 1967 का सेक्शन 10 कहता है एक्सप्लेन वेरिएशन, इम्पाउंडिंग एंड रिवोकेशन ऑफ द पासपोर्ट एंड ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स वेयर इन द अथॉरिटी कैन सीज द पासपोर्ट फॉर द रीजन प्रोवाइडेड। सेक्शन 10 जो पासपोर्ट एक्ट का था वो ये कहता था कि जो है अथॉरिटी, जो पासपोर्ट अथॉरिटी है, वो किसी का भी जो पासपोर्ट है वो जब्त कर सकती है या फिर रिवोकेशन कर सकती है, वापस ले सकती है, अगर उसको लगता है कि मतलब उसमें रीज़न दिए हुए थे कुछ, वो हम आगे देखेंगे। तो ये है वो सेक्शन। और उसके बाद अब हम आ जाते हैं आर्टिकल 14 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि इस केस का इम्पोर्टेंट, सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल आएंगे वो आर्टिकल 14, 19, 21, जिस पे ये पूरा केस जो है बेस्ड है। तो आर्टिकल 14 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का कहता है एक्सप्लेन राइट टू इक्वालिटी एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब इंडिया के अंदर जो है वो समानता का अधिकार है, तो राइट टू इक्वालिटी और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है। Article 19 Constitution of India provides freedom of speech, which is the right to express one's opinion freely without any fear through oral, written, electronic, broadcasting, press. Freedom of expression include freedom of press. तो आर्टिकल 19 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, और फ्रीडम ऑफ स्पीच में जो है वो अलग अलग तरीके से होती है, जैसे कि ओरल तरीके से, रिटर्न, इलेक्ट्रॉनिक, ब्रॉडकास्टिंग, प्रेस। जैसे कि अब ये यूट्यूब की जो वीडियो बन रही है ये भी जो है मेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तो ये आर्टिकल 19 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दी गई है। और जो प्रेस है उसी में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी आ जाता है। आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू अ प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। आर्टिकल 21 जो है वो जीने का अधिकार देता है, वो भी डिग्निटी के साथ। ठीक है। और यहाँ पे जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ लिखा है, ये पूरा केस जो है इसी पे बेस्ड होगा। वो आगे आपको पता लगेगा कि जो चैलेंज किया गया था वो यही था। अब इस केस के फैक्ट्स देख लेते हैं। तो पेटिशनर जो कि मेनका गांधी हैं इज द होल्डर ऑफ पासपोर्ट इशूड टू हर ऑन June 1, 1976 अंडर द पासपोर्ट एक्ट 1967। अब मेनका गांधी जो होती हैं उनके पास जो है पासपोर्ट होता है जो उनको इशू हो रखा होता है 1 जून 1976 को, जो कि पासपोर्ट एक्ट के अकॉर्डिंग ही होता है, 1976 के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे ऑन जुलाई 4, 1977 द पेटिशनर रिसीव्ड अ लेटर डेटेड जुलाई 2, 1977 फ्रॉम द रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर दिल्ली। अब यहाँ पे जो मेनका गांधी होती हैं उनको जुलाई 4, 1977 को एक जो है लेटर रिसीव्ड होता है, और वो लेटर उन्हें भेजा होता है रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर दिल्ली की तरफ से, intimating to her that it has been decided by the Government of India to impound her passport under Section 10(3)(c) of the Act in public interest and requiring her to surrender the passport within 7 days from the date of receipt of the letter. अब यहाँ पे जो लेटर होता है उस लेटर में ये लिखा होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि आपका जो ये पासपोर्ट है उन्होंने जो है इसे इम्पाउंड कर दिया। इम्पाउंड का मतलब होता है कि जब्त करना है, यानी कि सीज कर लेना किसी चीज़ को। तो ये पासपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उसके पास ये अधिकार है कि वो जो है किसी का भी पासपोर्ट जो है, कुछ रीजन है उसमें, उन रीजन पे अगर वो होता है तो वो आपका पासपोर्ट जब्त कर सकते हैं। तो इसी
का वो देते हुए सेक्शन 10(3)(c) का उनको कहा जाता है कि आपका पासपोर्ट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है जब्त करने का आदेश दिया है पब्लिक इंटरेस्ट में, और जो है आपको ये पासपोर्ट सरेंडर करना पड़ेगा 7 दिन के अंदर जब आपको ये लेटर मिल जाए। अब इसके बाद जो है द पेटिशनर इमीडिएटली एड्रेस अ लेटर टू द रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर। अब यहाँ पे जो पेटिशनर होती हैं मेनका गांधी, वो जो है रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर को एक लेटर लिखती हैं। अब अगर आपको मतलब ये लग रहा है कि ये जो है पासपोर्ट जो है मेनका गांधी जी का क्यों जब्त किया गया, तो मैं थोड़ा सा एक हल्का आपको बैकग्राउंड दे देता हूँ कि 1976 जब उनको ये पासपोर्ट इशू होता है तो उस टाइम पे इंडिया में इमरजेंसी लगी हुई होती है। तो यानी कि जो उस टाइम की गवर्नमेंट होती है, यानी कि इंदिरा गांधी जो है वो पीएम होती है इमरजेंसी के टाइम में, तो उस टाइम पे उनको पासपोर्ट मिला होता है। अब जब 1977 में इमरजेंसी हटती है इंडिया से, तो उसके बाद जो दूसरी गवर्नमेंट आती है वो उनका पासपोर्ट जो है इम्पाउंड यानी कि सीज करने का ऑर्डर दे देती है। तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो है उसके बाद क्या हुआ था। रिक्वेस्टिंग हिम टू फर्निश a copy of a statement of reason for making the order as provided in section 10(5), to which a reply was sent by the government of India। अब यहाँ पे जो मेनका गांधी होती है वो लेटर लिखती हैं रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर को और कहती हैं कि इस जो आपने जिस एक्ट के थ्रू ये मेरे को लेटर भेजा है, इम्पाउंड किया मेरा ये पासपोर्ट, उसी का सेक्शन 10(5) कहता है कि आपको जो है रीज़न बताना पड़ेगा, तो रीज़न भी देना पड़ेगा भाई आप क्यों मेरा जो पासपोर्ट है वो सीज या फिर इम्पाउंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ऑन July 6, 1977 stating inter alia that the government has decided in the interest of the general public not to furnish her a copy of a statement of a reason for making of the order। अब यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ जो एक्सटर्नल अफेयर होता है 1977 को 6 जुलाई, वो ये कहता है कि हम जो है पब्लिक इंटरेस्ट में जो है इस बात को नहीं बताएंगे कि हमने आपका जो है पासपोर्ट क्यों इम्पाउंड किया है। ठीक है, तो मतलब जो ये होता है उसमें ये था कि जो नेशनल सिक्योरिटी या फिर जो फॉरेन कंट्री के साथ रिलेशन है उसको देखते हुए भी जो है आप जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो पासपोर्ट जो है जब्त कर सकती थी किसी का बिना रीज़न बताए अगर नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है। तो यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर होता है तो वो यही रीज़न देते हैं कि इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक है, हम आपको नहीं बता सकते कि हम क्यों आपका पासपोर्ट जो है वो इम्पाउंड कर रहे हैं। अब यहाँ पे पेटिशनर फाइल्ड अ रिट पेटिशन विद द सुप्रीम कोर्ट क्लेमिंग दैट the state impoundment of her passport clearly violated her right to personal liberty as granted by Article 21। और यहाँ पे जो मेनका गांधी जी होती हैं वो सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन डाल देती हैं और वहाँ पे जो है अपनी जो इस केस को रखती हैं और कहती हैं कि उनका जो आर्टिकल 21 यानी कि जीने का जो अधिकार है, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, उसका यहाँ पे वायलेशन हुआ है। बाद में इसमें जो है आर्टिकल 19 और 14 को भी उनके द्वारा जोड़ दिया जाता है पेटिशनर के द्वारा। अब इस केस के इशूज देख लेते हैं। Whether the right to travel outside the country is a part of Article 21 of the Constitution of India। अब यहाँ पे सबसे पहला जो इशू उठता है वो इस केस में यही उठता है कि क्या फॉरेन में ट्रैवल जो करना है वो आर्टिकल 21 में आएगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में या नहीं। Whether the impunged order of the regional passport officer is in contravention of principle of natural justice। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि जो रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर थे उन्होंने ये जो ऑर्डर निकाला इम्पाउंड करने का मेनका गांधी जी का पासपोर्ट, क्या वो नेचुरल जस्टिस का वायलेशन था या नहीं था, ये हम आपको आगे बताएंगे कि कैसे। क्योंकि यहाँ पे जो मेनका गांधी जी थी उनका पक्ष नहीं सुना गया था, उनको सिर्फ ये ऑर्डर दे दिया गया था कि आपका पासपोर्ट जब्त कर दिया गया। जबकि हमने जो शुरू में नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल पढ़ा उसमें साफ साफ लिखा था कि हियर द बोथ साइड ऑडियंट बॉटम, यानी कि आप जो है बिना दूसरे पक्ष को सुने, दोनों पक्षों को सुने फैसला नहीं दे सकते या फिर किसी भी निष्कर्ष या निर्णय पर नहीं पहुंच सकते। Whether the provision under Article 14, 19, 21 of the Constitution of India are connected with each other। अब यहाँ पे क्योंकि मेनका गांधी जी ने अपनी पिटीशन में ये कहा था कि आर्टिकल 14, 19, 21 का वायलेशन हुआ है उनके इस केस में, तो यहाँ पे ये भी सवाल उठा कि क्या ये जो तीनों आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, भारत के संविधान के, क्या ये आपस में जो है कनेक्टेड हैं, क्या ये जुड़े हुए हैं 14, 19 और 21। Whether the provision laid down in section 10(3)(c) of the Passport Act 1967 is a violation of fundamental right under the Constitution of India। अब यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट इशू था वो ये भी था कि जो 10(3)(c) जिसके अकॉर्डिंग जो है मेनका गांधी जी का पासपोर्ट जब्त किया गया, तो क्या वो वायलेशन नहीं करता फंडामेंटल राइट का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, कि भाई किसी का भी आप पासपोर्ट इस तरीके से जब्त कर दे बिना कोई रीज़न दिए, बिना उसको ये बताए कि भाई क्यों उसका पासपोर्ट जब्त किया जा रहा है। अब इस केस का जजमेंट देख लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट इस केस में जो है इस केस का जजमेंट है जिसने कि आर्टिकल 21 की डेफिनेशन को ही बदल कर रख दिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। सेक्शन 10(3)(c) of the Passport Act 1967 provides that when the state find it necessary to seize
the passport or take any such action in the interest of sovereignty and integrity of the nation, its security and its friendly relation with the foreign countries or the interest of general public. अब यहाँ पे जो सेक्शन 10(3)(c) था पासपोर्ट एक्ट का, उसमें ये पावर तो दी गई थी कि आप सीज कर सकते हैं पासपोर्ट किसी का भी जो है नेशनल इंटरेस्ट में या फिर सॉवरेनिटी जो कंट्री की है उसमें, इंटीग्रिटी जो है उसमें, सिक्योरिटी कोई रीज़न है उसकी वजह से, या फिर फॉरेन कंट्री जो इसके साथ भी हमारा फ्रेंडली रिलेशन है उसके अगेंस्ट अगर कुछ हो रहा है तो भी आप किसी का पासपोर्ट जो है सीज कर सकते हैं. बट द अथॉरिटी इज रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड इन राइटिंग द रीज़न फॉर सच एक्ट एंड ऑन डिमांड फर्निश अ कॉपी ऑफ द रिकॉर्ड टू द होल्डर ऑफ द पासपोर्ट. लेकिन यहाँ पे ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप सीज तो कर सकते हैं, लेकिन आपको जो है राइटिंग में यानी कि लिखित में जो है उसको इसका रीज़न बताना होगा. अगर वो मांगते हैं कि उसकी कॉपी मांगते हैं कि भाई आप हमें बताइए, कारण बताइए कि आप हमारा पासपोर्ट क्यों जब्त कर रहे हैं, तो आपको जो है लिखित में उसका जवाब देना पड़ेगा उस पासपोर्ट होल्डर को कि आपका जो पासपोर्ट है वो इन रीज़न की वजह से सीज किया जा रहा है यानी कि इम्पाउंड किया जा रहा है. The court overruled the Gopalan case, A.K. Gopalan case, and said that Article 19, 14, 21 are connected and any law must meet the standard set by these article. अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जो था अपने ही पुराने फैसले को जो कि उसने A.K. गोपालन के केस में दिया था उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया यानी कि ओवर रूल कर दिया मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में. और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 19, 14, 21 जो है कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, जबकि A.K. गोपालन में सुप्रीम कोर्ट ने उस समय पहले मना कर दिया था कि ये तीनों केस जो है, ये तीनों आर्टिकल जो है ये आपस में कनेक्टेड नहीं है. अब यहाँ पे जो A.K. गोपालन वाला केस था उसमें यही था कि जो आर्टिकल 21 था वो प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ जो आर्टिकल 21 में है उससे रिलेटेड था. और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई भी ऐसा लॉ अगर बनता है जो कि प्रोसीजर के हिसाब से बना हुआ है तो वो जो है वो लॉ जो है वो तो वैलिड रहेगा, लेकिन अगर उसमें कोई भी किसी भी अथॉरिटी कोई भी आर्बिट्रेरीनेस कर रही है, कोई मनमाना फैसला कर रही है, फिर कुछ ऐसा कर रही है तो उसके ऊपर हम रेमेडी दे सकते हैं. लेकिन हम जो है इसको जो अगर कोई ऐसा कानून बना है तो उसको हम नहीं वो कर सकते क्योंकि वो प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ के थ्रू बना है. वहाँ पे जो है उनको जो है वो कर लिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है, उनको जो है डिटेंशन में रखा जाता है. तो उसको लेकर के केस था A.K. गोपालन का केस. लेकिन इस वाले केस में जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया और कहा कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो ज़रूरी है, वो होना चाहिए. यानी कि अगर आपने कोई कानून ऐसा बनाया है जो कि प्रोसीजर से बनाया है यानी कि संसद से या विधानसभा से पास होकर के बनाया, पूरे प्रोसीजर के साथ बनाया, लेकिन अगर वो फेयर नहीं है, जस्ट नहीं है और जो है उसके अंदर कोई भी ऐसा जो है चीज़ है जिससे कि किसी पर्सन के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है तो हम जो है उसे ओवररूल कर सकते हैं और उसको चेक कर सकते हैं. Procedure in Article 21 of the Constitution means fair, not formal procedure. Law is reasonable law, not any enacted peace. तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि आर्टिकल 21 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का वो फेयर होना चाहिए, ना कि फॉर्मल प्रोसीजर की तरह नहीं होना चाहिए कि जो लॉ जो बनाया है वो फॉर्मल प्रोसीजर से ही पूरा सही तरीके से बनाया है, बल्कि वो रीजनेबल लॉ के थ्रू होना चाहिए. तो ये सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे अपने इस फैसले में कहा. The court decided that personal liberty should be understood broadly and liberally, not a narrow and strict one. तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जो पर्सनल लिबर्टी की डेफिनेशन थी उसको भी बहुत ज़्यादा ब्रॉडली जो है इस केस में कर दिया, बहुत ही लिबरल कर दिया और साफ कह दिया कि ये नैरो और स्ट्रिक्ट सेंस में नहीं देखा जाना चाहिए पर्सनल लिबर्टी को, जो कि आर्टिकल 21 में थी. अब इस केस का जो इफेक्ट पड़ा, जैसे कि आर्टिकल 21 की जो डेफिनेशन थी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, भारत के संविधान में जो अनुच्छेद 21 की परिभाषा थी उसको बदल कर रख दिया. तो वो इस वजह से था कि द जजमेंट फॉर द सुप्रीम कोर्ट टू ब्रिंग इनटू द एम्बिट ऑफ आर्टिकल 21 अदर इंपॉर्टेंट राइट लाइक राइट टू क्लीन वाटर, राइट टू क्लीन एयर, राइट टू फ्रीडम फॉर नॉइस पॉल्यूशन, लीगल एड, राइट टू फूड, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, राइट टू मेडिकल केयर, स्टैंडर्ड एजुकेशन, स्पीडी ट्रायल, फेयर ट्रायल, राइट टू लाइवलीहुड एक्सेट्रा. तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे साफ साफ कह दिया कि जो आर्टिकल 21 है उसका जो दायरा है वो जो है बहुत ही ज़्यादा वाइड है और ये सारे के सारे अधिकार जैसे कि राइट टू क्लीन वाटर का, साफ पानी का अधिकार, साफ हवा का अधिकार, या फिर नॉइस पॉल्यूशन से फ्री जो होना चाहिए इन्वायरमेंट उस तरीके की चीज़, लीगल एड यानी कि वैधिक कानूनी सहायता जो होती है, राइट टू फूड खाने का अधिकार तो और इन्वायरमेंट का अधिकार, मेडिकल केयर का अधिकार, स्पीडी ट्रायल जल्दी से जल्दी ट्रायल हो. ठीक है, तो ये सारे के सारे जो राइट्स थे वो सारे के सारे राइट्स जो है सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये आर्टिकल 21 के अंदर ही आएंगे. तो इस वजह से जो है इस पूरे आर्टिकल 21 की जो परिभाषा इस केस से पहले मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया से पहले देखी जाती थी वो अलग थी,
बहुत ही नैरो और स्ट्रिक्ट थी, बट मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस लॉ के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 की परिभाषा को बहुत ही ज़्यादा वाइडर कर दिया और बहुत ही ज़्यादा एकदम मतलब उसको इस तरीके से कर दिया कि अब उसके अंदर जो है बहुत सारी चीज़ों को लाया जा सकता है। अगर कोई चाहे तो वो कोर्ट में जा करके लड़ सकता है और उसको सुप्रीम कोर्ट के सामने रख सकता है कि भाई आर्टिकल 21 के अंदर ये भी आना चाहिए, और कोर्ट उसे देखेगा, अगर उसे सही लगता है तो वो उस हिसाब से डिसीजन देगा। डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर आपको कुछ पूछना है तो इस वीडियो पे कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।